हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एकेटीयू एमसीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में आपका एक सब्जेक्ट चलता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आज हम अपने इस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आपका ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। आज हमारे इस सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 है। तो बेसिकली आज से अपने इस सब्जेक्ट की शुरुआत हम कर रहे हैं और इस पूरी जर्नी में आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को मेरे साथ, राइट। तो हम यूनिट फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहले यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस हमसे क्या कह रहा है, हमारे एकेटीयू ने हमारे सिलेबस को कैसे डिजाइन किया है, कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ये हमारा सिलेबस है यूनिट नंबर फर्स्ट का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कवर किया गया है। देखो, जब भी आप कोई नई चीज पढ़ते हो, कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट होती है वो बहुत ही फाउंडेशन वाली होती है, बहुत ही इंट्रोडक्शन वाली होती है। बहुत सी चीजें यहाँ पर हम ऐसी पढ़ेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं या ये हमें आती हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीजें आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही होंगी, आपके बेसिक्स को मजबूत कर रही होंगी। तो क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें? सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहां हम जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, राइट। कितने टाइप्स के हमारे पास हार्डवेयर हैं। बेसिकली यहां हम बात करते हैं अपनी कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स में क्या आता है, तो सबको पता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। फिर हार्डवेयर्स में क्या क्या होता है, तो हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गए, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो गई, हमारी मेमोरी हो गई, हमारा सीपीयू हो गया, ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स में। उसके बाद हम बात करेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं, वो से हम पढ़ते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट्स आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में है। बहुत से बच्चों को काफी कुछ चीजें पता होती हैं इनके बारे में, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इसको, जिससे जिसको नहीं पता उसे मालूम चल जाए एग्जैक्टली चीजें कैसे होती हैं। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। यहां हम पढ़ेंगे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन तीनों में। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिदम की, डेफिनेशन, लिमिटेशंस, सूडो कोड क्या होता है। तो ये सारे हमारा क्या है, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी। और इस पूरे सिलेबस को, इस पूरे सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एकेटीयू एमसीए फर्स्ट ईयर सिलेबस, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। इसके बाद आज हम क्या कवर करने वाले हैं, तो आज जो हम कवर करेंगे, तो अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे बेसिक से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें आपके दो कंपोनेंट्स हो रहे होंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद आज का ये जो लेक्चर है, यहाँ पे जितना भी आपका हार्डवेयर पार्ट है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर वाला पोर्शन है वो हम आज कवर कर लेंगे, और सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, हमारी सीपीयू आती है, हमारी मेमोरी आती है, और सबसे एंड में आपको दिखाएंगे एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चन। जो सेगमेंट आज हम कवर करेंगे, जो कंटेंट आज हम कवर करेंगे, एकेटीयू उससे कैसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे एंड में उन क्वेश्चंस को भी आपको डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस आप अपनी प्रिपरेशन को कर सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है, गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे आपका एकेटीयू एमसीए फर्स्ट ईयर का जो कॉम्बो पैक है 10 सब्जेक्ट्स का, 10 सब्जेक्ट्स का मतलब सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए आपके न्यू सेशन 2026-2027 के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, जिसमें सारी फैकल्टी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी, जहां पर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आपको वन शॉट मिलेंगे। वन शॉट का मतलब क्या हुआ कि आपको जो पूरी यूनिट है वो क्विकली रिवाइज कराई जाएगी, आपके एग्जाम के करीब जाकर आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को और एनहांस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले आप इसमें एनरोल करके अपनी टाइमली पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्बो पैक है, ये 10 सब्जेक्ट्स का है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2 के लिए।
इसके बाद हमारा एक कॉम्बो पैक है 5 सब्जेक्ट्स का। अगर आप सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉम्बो पैक में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सब चीजें हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वन शॉट मिलेंगे। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो कोर्स में मिलने वाले फीचर्स तो बिल्कुल सेम है, डिफरेंस बट ये है कि जो 10 सब्जेक्ट्स वाला है वो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड दोनों के लिए है, और जो आपका ये वाला पैक है 5 सब्जेक्ट्स का, ये सिर्फ आपके सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो सेगमेंट आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर क्या होता है और उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, तो ये सारे हमारे पीवाईक्यू हैं जो उस पोर्शन से आए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कंटेंट कवर कर लेने के बाद वीडियो के एंड में इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी और आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा बेसिक्स है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहले हमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। कंप्यूटर क्या होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो टर्म होगी ये आपको पता नहीं होगी या आपको ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। सबको पता होगा। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, बचपन से हम इस डेफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, process it according to given instructions, store it, producing meaningful information as output। सिंपल, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके द्वारा एंटर कराए गए डेटा को एक इनपुट की तरह एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उस डेटा पे काम करता है, वो काम जो आप चाहते हो। और जब वो डेटा प्रोसेस हो जाता है, वो उस डेटा पे काम कर लेता है, तो आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है, जिसे आम भाषा में हम लोग आउटपुट कहते हैं। अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम समझें तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर। क्या करते हैं कैलकुलेटर में हम, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 2 और 3 है मेरे पास। क्या है मेरे पास, 2 और 3। तो ये क्या है, ये 2 और ये 3 मेरा इनपुट डेटा है। क्या है, मेरा डेटा है एज इनपुट। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे इन्हें प्लस करना है। क्या करना है, मुझे प्लस। तो ये कंप्लीट मेरी एक इंस्ट्रक्शन हो गई। इस इंस्ट्रक्शन में ये प्लस मेरा ऑपरेटर है, मतलब कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। और 2 और 3 मेरा डेटा है, जिन्हें हम जनरली ऑपरेंड्स कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ऑपरेंड्स या ऑपरेटर्स पता होंगे। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को हम देते हैं। अब वो इसे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब इस पर काम करेगा, जो काम मैं चाहती हूँ वो करेगा। मैं क्या चाहती हूँ, इन दोनों को ऐड करना, तो कंप्यूटर मेरे लिए इन्हें ऐड करेगा और लास्ट में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो लास्ट में मुझे 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, वो उसे स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट देगा। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर द मेन पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड मेक द कंप्यूटर फंक्शन प्रॉपर्ली। बेसिकली वो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के या वो पार्ट्स कंप्यूटर के जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं और हमारा जो भी कंप्यूटर की वर्किंग होती है उसे परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर इनपुट डेटा ले रहा है, उसे स्टोर कर रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है, मुझे आउटपुट दे रहा है। तो ये सारे फंक्शंस हैं मेरे कंप्यूटर के। ठीक है, अब इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक साथ कुछ पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो एक साथ आते हैं, वो इन सारे कामों को परफॉर्म करते हैं। तो जनरली हमारे पास कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एज वी ऑल नो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं और करते भी हैं, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। तो ये तो बेसिक स्लाइड हो गई कि कंप्यूटर क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो क्या ऐसा है हार्डवेयर नहीं पता। बचपन से हमने सुना है कि हार्डवेयर वो होता है जिस चीज को हम टच कर पाए, जिस चीज को हम देख पाए, जिस चीज को हम छू पाए,
जिस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी को हम टच करके पता लगा सकते हैं, वो हमारा कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि हमारा सीपीयू, हमारा माउस, ये सब क्या है, ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। कौन कौन से होते हैं, सबको पता होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि ये आपको पता नहीं होगा, ये सबको पता होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, तो हमारे पास कितने टाइप्स के हार्डवेयर हैं, तो जनरली हमारे पास बहुत हार्डवेयर्स हैं। आप इस एग्जांपल्स की लिस्ट को कितना भी लंबा कर सकते हो, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे मेनली मैं कैटेगराइज करूं अपने हार्डवेयर्स को, तो 4 तरीके से अपने हार्डवेयर्स को हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, और लास्ट में है आपका मेमोरी। समझ गए बात को। तो अगर हमें अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैटेगराइज करना है तो कौन कौन से हैं, साथ साथ पढ़ेंगे। देखो सबने ये पढ़ रखा है, तो फटाफट आंसर देते चलो। ये सोचो कि आप बिल्कुल क्लास में बैठे हो और फटाफट मुझे आंसर दो। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मेमोरी। अब इन सारे हार्डवेयर्स को हम आज कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है, बिल्कुल इन डेप्थ कवर करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात हुई है, तो सबसे पहले कवर करते हैं इनपुट डिवाइस को। जिस डिवाइस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को अपना डेटा देते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि मान लो कि आप अपने कंप्यूटर को कुछ नंबर ऐड करा रहे हो, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि मुझे 2 और 3 को जोड़ना है, तो वो 2 और 3 आप अपने कंप्यूटर को कैसे दोगे, विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड, राइट। कीबोर्ड की मदद से आप कीबोर्ड को रखोगे और उसकी हेल्प से आप पहले 2 प्रेस करोगे, फिर प्लस प्रेस करोगे, फिर 3 प्रेस करोगे। तो आप कौन से डिवाइस की मदद से अपने कंप्यूटर को अपना डेटा दे पा रहे हो, कीबोर्ड की मदद से, तो वो इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा मान लीजिए आपके लैपटॉप पे आपको नोटपैड ओपन करना है, या आपको वर्ड पैड ओपन करना है, आपको पावर पॉइंट ओपन करना है, कुछ भी ओपन करना है, या आपका फेवरेट एप्लीकेशन आपको यूट्यूब ओपन करना है, कुछ भी, तो आप क्या करते हो, आप माउस का यूज करते हो। माउस का यूज करके आप कर्सर को रखते हो उस एप्लीकेशन पे जो आपको ओपन करनी होती है, डबल क्लिक करते हो, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो वो डबल क्लिक क्या है आपके लिए, तो वो सिंपल डबल क्लिक है कि हमने तो यही पढ़ा है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, बट वो कंप्यूटर के लिए एक कमांड है। आप बेसिकली अपने माउस के थ्रू कंप्यूटर से कमांड दे रहे हो, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो डबल क्लिक करके कि प्लीज ओपन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो वो कमांड, वो इंस्ट्रक्शन, वो इनपुट आप किसके थ्रू दे रहे हो, माउस के थ्रू। तो माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू हम अपने काम को कंप्यूटर को समझाते हैं या उसको देते हैं डेटा, वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा and instructions to the computer. They are the devices that are used to send signals to the computer for performing task. तो बेसिकली इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को हम सिग्नल्स भेजते हैं कि भाई मेरा ये काम है, जो काम मुझे करना होता है उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल्स मैं भेजती हूँ कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। और बाद में वो सिग्नल्स जाते हैं सीपीयू के पास, जो उसको प्रोसेस करके मेरा काम मुझे करके देता है, मेरा आउटपुट मुझे जनरेट करके देता है। समझ गए बात को। जब वर्किंग ऑफ सीपीयू पढ़ेंगे ना, तो अलग अलग चीजों का जो कनेक्शन है कि कैसे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और सीपीयू साथ मिलके काम करते हैं, वो भी आपको समझ में आएगी। आज के लेक्चर में ही वर्किंग को भी डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, ठीक है। तो बेसिकली फिलहाल हमने समझा कि इनपुट क्या है। एग्जाम्पल्स, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहे तो कीबोर्ड और माउस तो बहुत ही सिंपल है, 2 एग्जांपल लिखना भी सफिशिएंट होता है एग्जाम में, ठीक है। आगे आओ, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट का मतलब क्या था, इनपुट कंप्यूटर को देना, और आउटपुट का मतलब क्या है, कंप्यूटर से लेना। भाई मैंने कंप्यूटर से कहा मेरा ये काम करूं, तो बदले में मुझे कुछ रिटर्न भी तो मिले। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आइए, तो ये मेरा इनपुट है। अब जब आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आओगे तो वो मेरा आउटपुट हुआ। तो जब इनपुट देंगे तो आउटपुट भी मिलना चाहिए। आप जितना ज्यादा पढ़ाई को इनपुट दोगे उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, वो आपका आउटपुट होगा। तो वही बात कंप्यूटर की है। अब एग्जाम्पल लो, मैंने कहा कि 2 और 3 को ऐड कराना है, तो 2 को, 3 को और एडिशन को मैंने कंप्यूटर को किसके थ्रू बताया,
अपने कीबोर्ड के थ्रू जो वो इनपुट हो गया। अब जब कंप्यूटर मुझे उनको रिजल्ट के तौर पे डिस्प्ले कराएगा, अगर मैं 2+3 कर रही हूँ तो कंप्यूटर मुझे इसको प्रोसेस करेगा और इसका रिजल्ट जो होगा 5 वो मुझे देगा। तो 5 मुझे कहाँ पे दिखाई देगा? 5 मुझे मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो किसकी मदद से, कंप्यूटर के और मेरे बीच में वो कौन है जिसकी मदद से मैं अपने आउटपुट, अपने आंसर को देख पा रही हूँ? मॉनिटर है। तो जो डिवाइस आप तक आपके आउटपुट को पहुंचा रहा है, समझ रहे हैं, जो डिवाइस आप तक आपके आउटपुट को पहुंचाता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अब स्पीकर, मैं कोई सॉन्ग प्ले कराना चाहती हूँ तो मैंने यूट्यूब पे टैप करा, सॉन्ग डाला, तो कीबोर्ड की मदद से और माउस की मदद से मैं यूट्यूब ओपन करना और उस पे सॉन्ग को प्ले करना कर्सर से और कीबोर्ड से कर रही हूँ। लेकिन जब मैं उस सॉन्ग को सुन पा रही हूँ तो वहां पे किसका रोल है? स्पीकर्स का, क्योंकि स्पीकर्स के थ्रू वो सॉन्ग की जो आवाज है वो मेरे कानों तक आ रही है। तो स्पीकर का रोल है ना। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो जो डिवाइसेस आउटपुट को मुझ तक पहुंचाते हैं वो आउटपुट होते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को यूजर तक। 2 और 3 को प्रोसेस किया गया, उसके बाद स्क्रीन की मदद से, मॉनिटर की मदद से मैं उसको देख पाई। आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर पीस है जो डेटा को लेता है कंप्यूटर से, टर्न करता है इनटू अ फॉर्म पीपल कैन अंडरस्टैंड, लाइक इमेजेस, साउंड्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली अगर एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टर्म यहाँ पे आई है उसकी बात हम करें तो देखो, सबको पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो काम करता है बाइनरी लैंग्वेज पे, और नहीं पता तो पता होना चाहिए। जिस तरीके से हम इंग्लिश हिंदी समझते हैं, कंप्यूटर उस तरीके से इंग्लिश हिंदी फ्रेंच जापानीज तमिल मराठी नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो आपकी 0 और 1 में होती है। 0 और 1, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ ना, इनपुट आउटपुट, ये तो इंग्लिश की लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर इन सारी चीजों को एज अ 0 और 1 स्टोर करता है। तो जब 0 और 1 में डेटा स्टोर होता है, 0 और 1 में डेटा प्रोसेस होता है, तो हम तक जब वो पहुंचाया जाता है, हम तो 0 और 1 नहीं समझेंगे। मान लो कंप्यूटर ने आउटपुट प्रिंट करना है स्क्रीन पे और इस आउटपुट को वो 0 1 0 1 0 1 कुछ भी करके दे दे, तो क्या आप इसको डिकोड कर पाओगे कि हाँ ये आउटपुट लिखा है? नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगी। तो यानी कि हमारे आउटपुट को वो ऐसी लैंग्वेज में हमें देता है, एक ऐसे फॉर्म में हमें देता है जो हम समझ भी पाए, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, साउंड्स हो गया। अब एग्जांपल्स क्या है आउटपुट के? तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये कॉमन चीजें होती हैं, सारे स्टूडेंट्स को पता होती हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बेसिक बनाते हुए चल रही हूँ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कंप्यूटर का, सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे टर्म आ रही है प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब, तो वो कंप्यूटर की एक मेन यूनिट है, एक मेन पार्ट है। प्रोसेसिंग का मतलब कि ये वो पार्ट है कंप्यूटर का जो चीजों को प्रोसेस करता है। बार बार हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कि हम इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट किया जा रहा है। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? जो काम आप कराते हो, जो काम आप कराना चाहते हो, तो वो काम आप बताते हो इनपुट के थ्रू। ये I/P का मतलब क्या है? इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर राइटिंग इनपुट, और आउटपुट का मतलब यहाँ पे ये। तो जब भी मैं ये लिखूं आप समझ जाइएगा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो जो काम हमें कराना है इनपुट के थ्रू हम बताते हैं, बीच में मेमोरी भी आती है, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए उसे स्किप करते हैं। इनपुट के थ्रू काम कराते हैं। काम को करता कौन है? काम को सीपीयू करता है। कौन करता है काम को? काम को सीपीयू करता है, और फिर उस काम का आउटपुट हमें मिलता है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बेटा फटाफट से आप मल्टीप्लिकेशन करो, किसकी? 200 की मल्टीप्लिकेशन करो 183 से। लेट अस सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया मैथमेटिक्स का कि मल्टीप्लाई दिस, तो आपने सुना किससे? कानों से। तो वो आपके लिए इनपुट हो गए कि आपने कानों से वो चीज सुनी। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक एनालॉजी है आपको समझाने के लिए। अब ये मल्टीप्लाई करेगा कौन? तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, आपके ब्रेन में फीड है। तो ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर आप मुझे उस इनपुट को बताओगे, या तो कमेंट सेक्शन में बताओगे या आप बोल के बताओगे अगर हम लाइव क्लास में कनेक्ट होते या फिर क्लासरूम होती,
सीपीयू क्या है, इसी तरीके से जो सीपीयू है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है, वो सारे काम करता है जो भी काम मुझे कराना होता है। तो सीपीयू एक मेन पार्ट है कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ये बहुत फेमस बात है कि हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सीपीयू के कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट का आना, आउटपुट का जाना, मेमोरी का होना, मतलब जो भी ऑपरेशंस है, धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे सारे ऑपरेशंस को। तो उन सारे ऑपरेशंस की जो कंट्रोलिंग होती है, जैसे आपकी बॉडी जो भी करती है ना, आपकी बॉडी में जो भी ऑपरेशंस आप करते हो उन सबकी कंट्रोलिंग आपकी ब्रेन से होती है। वैसे ही कंप्यूटर के ऑपरेशंस की कंट्रोलिंग उसके सीपीयू से होती है, क्योंकि वो उसका ब्रेन है। तो ऑपरेशंस कंट्रोल करना, डेटा को प्रोसेस करना, मतलब उस पर काम करना, वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, ये सारा काम हमारा सीपीयू करता है, कैलकुलेशंस करता है और सारे ऑपरेशंस कंट्रोल करता है। अब सीपीयू के क्या क्या काम होते हैं? एग्जीक्यूट परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रोसेस डेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो ये टेक्निकल टर्म शायद आपको लग रही होंगी, लेकिन जब आप पूरा सीपीयू मेरे साथ पढ़ चुके होंगे और वापस से आप जब इसको पढ़ने बैठेंगे तो ये कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा। इवन फंक्शंस ऑफ सीपीयू आप खुद से भी लिख पाएंगे, आई विल श्योर यू दैट। तो फटाफट से सीपीयू के सारे चीजों को पढ़ते हैं, जिससे कि ये फंक्शंस हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब सीपीयू को पढ़ने से पहले देखो, सीपीयू में हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। सीपीयू तो एक ब्रॉड टर्म है, बट सीपीयू के अंदर जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं, जो मेन टर्म है वो क्या है? कंप्यूटर ये कर रहा है, कंप्यूटर वो कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर की भी तो कंपोनेंट है जो उन काम को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से जो हमारा कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है, मेन टर्म सीपीयू है, बट सीपीयू के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो मिलकर के काम करते हैं। तो पहला कंपोनेंट है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा कंपोनेंट है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा कंपोनेंट है हमारे रजिस्टर्स। तो इनको पढ़ते हैं। देखो, आपकी जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं, आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो गए, अर्थमेटिक का मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और भी बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे अपनी लैंग्वेजेस में। उसके अलावा जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल का मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो। और उसके अलावा भी जो आपके ऑपरेशंस हैं, जो भी अर्थमेटिक वाला पार्ट है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो कौन करता है? वो हमारा एएलयू करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो सारे ऑपरेशंस को सीपीयू के अंदर कंट्रोल करना। मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है अपने कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को। तो सीपीयू का वो कौन सा कंपोनेंट है जो सारे ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा है? तो वो कंट्रोल यूनिट है। तो जो काम मैं बोलती हूं कि सीपीयू सारे ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा है, तो सीपीयू का मतलब, अगर हम सीपीयू को इन डेप्थ पढ़ें तो सीपीयू के अंदर भी कौन करता है वो काम? कंट्रोल यूनिट। नाम से ही क्लियर है, कंट्रोल यूनिट मींस कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? तो आपके डेटा को स्टोर करना, ठीक है। हालांकि डेटा मेमोरी में भी स्टोर होता है, लेकिन रजिस्टर्स का मतलब है, रजिस्टर्स एक ऐसा स्टोरिंग यूनिट होता है, डेटा स्टोरिंग यूनिट होता है जो सबसे छोटा होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, सीपीयू के अंदर प्रेजेंट है। तो डेटा का जो स्टोर होता है, वैसे जनरली डेटा मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन अगर आपसे, क्योंकि मेमोरी तो सीपीयू के बाहर होती है, पढ़ेंगे मेमोरी को भी, लेकिन मेमोरी सीपीयू के बाहर है। तो सीपीयू के अंदर भी अगर हम ये कहें कि डेटा स्टोर हो रहा है सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के अंदर वो कौन सा कंपोनेंट है जो मेमोरी का काम करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है? तो वो हमारा रजिस्टर है। तो ओवर समझ में आया ना? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है सारे ऑपरेशंस को, और सीपीयू के अंदर जो डेटा मुझे स्टोर कराना है वो कौन करता है? वो मेरा रजिस्टर्स करते हैं, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है एएलयू क्या हैंडल करता है? अर्थमेटिक टास्क। कैसे कैसे अर्थमेटिक टास्क? तो आपका एडिशन हो गया, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। लॉजिकल कौन से? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे आपने, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर,
ठीक है। ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो भी मेरा एएलयू करता है। जैसे कि सीपीयू जो होता है वो सारी कैलकुलेशंस के लिए, सीपीयू के अंदर बेसिकली एएलयू जो होता है वो कैलकुलेशंस के लिए एडिशन को यूज करता है। जैसे अगर उसे 2 into 3 करना है तो डायरेक्टली 2 into 3 6 नहीं करेगा, वो 2 को 3 बार जोड़ के मुझे 6 देगा। तो ये फंडामेंटल है एएलयू के काम करने का। तो कोई आपसे पूछे एएलयू क्या करता है, तो जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं हमारे, वो सारे एएलयू के अंदर परफॉर्म होते हैं। अगर मैं कह रही हूं कि मुझे 2 और 3 को जोड़ना है, अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूं, तो जो डेटा स्टोर होगा, क्योंकि कहीं पर तो डेटा स्टोर भी होगा, तो 2 और 3 जो स्टोर होंगे, मेमोरी के अलावा बात कर रही हूं मैं सीपीयू के अंदर, तो 2 और 3 स्टोर होंगे रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, इनको जोड़ने का काम करेगा एएलयू, और ये जो काम है ये सही से परफॉर्म हो जाए, इसको कंट्रोल करने का काम करेगा कंट्रोल यूनिट। ये मेन काम होता है इसका। ठीक है, आगे देखो, रजिस्टर्स तो आपकी बहुत ही छोटी और फास्ट मेमोरी लोकेशन है जो सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होती है और डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको टेम्पररी स्टोर करता है आपका रजिस्टर। ठीक है, इट स्टोर टेम्पररी डेटा, स्टोर इंस्ट्रक्शंस, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। तो ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, जब हम वर्किंग ऑफ सीपीयू पढ़ रहे होंगे मेमोरी पढ़ने के बाद, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत समझ में आएंगे। अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देती चल रही हूँ कि कौन सा पार्ट, कौन सा सेगमेंट क्या काम कर रहा है। जब इन सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे हम कनेक्ट करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो ये सारे सेगमेंट्स आपको समझ में आते चलेंगे। तो रजिस्टर क्या है, छोटी सी मेमोरी यूनिट होती है जो सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होती है, जो आपके डेटा को स्टोर कर रही है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे कर रही है, परमानेंट बेसिस पे नहीं कर रही है, आपके डेटा को और आपकी इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, बता दिया मैंने आपको, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डिकोड करना, कंट्रोल करना एग्जीक्यूशन को, कंट्रोल सिग्नल्स को भेजना। तो ये सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जब इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली क्लियर होंगी। फिलहाल अगर मैं रिवाइज कराऊं तो कंप्यूटर क्या होता है वो हमने पढ़ा। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हार्डवेयर क्या होता है, जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। उसके बाद हमने क्या कहा कि हार्डवेयर में 4 कंपोनेंट है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और सीपीयू। तो इनपुट जिसके थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट जिसके थ्रू हमें रिजल्ट मिल रहा है, मेमोरी अभी हम पढ़ेंगे, सीपीयू जो हमारे जितना भी ब्रेन वाला काम होता है, जो कैलकुलेशन वाला काम है, कंट्रोल करने वाला काम है, वो सारा काम सीपीयू का है। और सीपीयू के अंदर भी 3 कंपोनेंट है जो मिलकर के काम करते हैं। पहला कौन है, पहला है हमारा एएलयू जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। दूसरा है हमारा कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है सारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करता है। और तीसरा है हमारा रजिस्टर्स जो छोटी मेमोरी यूनिट होती है, सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारे डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कराती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अगला क्या आता है, अगला आता है हमारा मेमोरी। क्या है ये, मेमोरी। तो हमने सीपीयू देख लिया, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस देख लिए, सीपीयू देख लिया। यहाँ पे मैं आपको इनपुट का, आउटपुट का, सीपीयू का, मेमोरी का ओवरव्यू देती चल रहे हैं। लास्ट में इन सबकी वर्किंग पढ़ेंगे साथ में, तो आपको प्रॉपर्ली क्लियर होगा। जो जो टेक्निकल टर्म एक तो आपको समझ में नहीं भी आ रही होंगी, फेच करना, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना कैसे हो रहा है, वो सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए आप। उसके बाद है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी पता है हमें, मेमोरी बेसिकली हमारा वो एरिया होता है, एक स्टोरेज सिस्टम होता है जहां पे डेटा को स्टोर कराया जाता है। तो अगर आप ये कंफ्यूजन हो रहा है कि रजिस्टर्स क्या है और मेमोरी क्या है, तो रजिस्टर्स वो एरिया है जो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है। रजिस्टर्स कंप्यूटर की पर्सनल मेमोरी है, वो वहां पे अपने उन डेटा को स्टोर करा रहा होता है जिस पे वो करंटली काम कर रहा होता है। क्योंकि मान लीजिए हमने कंप्यूटर को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारा डेटा दे दिया काम करने के लिए, तो वो सारा डेटा एक साथ स्टोर होगा मेमोरी में, और रजिस्टर्स में वो स्टोर होगा जिस पर वो उस वक्त काम कर रहा होगा। ठीक है, मेमोरी क्या है, मेमोरी वो पार्ट है कंप्यूटर का जो स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, रिजल्ट्स को। इट हेल्प्स द सीपीयू प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली। मेमोरी सीपीयू को हेल्प करता है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी से क्या कर पाए, प्रोसेस कर पाए। क्योंकि फ्लो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इनपुट कराते हो डेटा, तो डेटा पहले आपकी मेमोरी में जाता है।
क्योंकि फर्स्टली वो डेटा आपका कहाँ होता है, वो स्टोर होता है। ठीक है, प्रॉपर बताऊंगी मैं कौन सी मेमोरी में जाता है, कितने टाइप्स की मेमोरी है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले जब मैं इनपुट कराती हूँ डेटा, तो वो मेरी मेमोरी में जाता है। मेमोरी के बाद वो जो डेटा होता है वो मेरा सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के अंदर जो सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, एएलयू, सीयू रजिस्टर्स, वो उसे प्रोसेस्ड करते हैं। उसके बाद लास्ट में मेरा क्या जनरेट होता है, आउटपुट जनरेट होता है जो मुझे मिलता है। तो जनरली कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो इस प्रकार होती है, इनपुट, मेमोरी, सीपीयू और आउटपुट। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज एरिया है जहां पे आपका डेटा, आपके प्रोग्राम्स, आपके इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगे टेम्पररी और परमानेंटली। यानी कि या तो आपका डेटा, आपके प्रोग्राम टेम्पररी स्टोर होंगे या परमानेंट स्टोर होंगे। तो हमारी मेमोरी जो होती है, हमारे पास ऐसी मेमोरी भी है जो डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर रही है, और हमारे पास ऐसी मेमोरी भी है जो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर कर रही है। मेमोरी को पढ़ेंगे ना इन डेप्थ अभी, तो आपको समझ में आएगा कि कौन टेम्पररी कर रहा है और कौन परमानेंट कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट हैं, एक मेरी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक मेरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो मेमोरी को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग। तो वर्किंग में सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे कनेक्ट करके। तो पहले मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है प्राइमरी मेमोरी। अब देखो, जो मेमोरी है वो है क्या, बेसिकली मेमोरी क्या है, वो एरिया जो मेरे डेटा को, मेरे प्रोग्राम्स को स्टोर करा रहा है। और मेमोरी में दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की। प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। It stores the data and instructions that are currently being processed. Basically, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली मेरे सीपीयू से कनेक्ट होती है। यानी कि अगर मैंने कहा मेरे पास दो मेमोरी हैं, एक मेरी प्राइमरी है और एक मेरी सेकेंडरी है, तो जो सीपीयू है वो कभी भी, ध्यान रखिएगा इस बात को, सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका भी आंसर मिलेगा आपको। सीपीयू कनेक्ट होता है किससे, प्राइमरी मेमोरी से। तो यानी कि जो डेटा मेरा स्टोर होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं एक्सेल पे काम कर रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे मैं काम कर रही हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं एक शीट बना रही हूँ, स्टूडेंट नाम लिख के, रोल नंबर लिख के। तो जब मैं उस शीट पे काम कर रही हूँ, तो वो डेटा उस वक्त, जिस वक्त आप काम कर रहे हो, उस वक्त वो डेटा किस में जा रहा है, उस वक्त वो डेटा रैम में जा रहा है या प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है बेसिकली। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। एक्सेस का मतलब सीपीयू डायरेक्ट डेटा प्राइमरी मेमोरी से लेता है। समझ गए बात पे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है, कैपेसिटी जो है वो स्टोरेज की लिमिटेड होती है, और ये एक्सपेंसिव ज्यादा होती है। चलो इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो मेमोरी है, ठीक है। एक मेरे पास मेरी प्राइमरी मेमोरी है और दूसरी मेरे पास मेरी सेकेंडरी मेमोरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मेमोरी है तो। अब मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें भी हमारे दो पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें भी हमारे दो पार्ट हैं। एक हमारी रैम आती है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी हमारी रोम आती है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले जो मेमोरी है वो डिवाइडेड टू पार्ट्स में, एक प्राइमरी में और एक सेकेंडरी में। और प्राइमरी के भी टू पार्ट्स हैं, रैम और रोम। तो फिलहाल मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। और जब मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि प्राइमरी मेमोरी, तो आप समझ जाइएगा कि मैं रैम की बात कर रही हूँ। जो फिलहाल एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने वाली हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को, उसमें भी मैं प्राइमरी में एक्सप्लिसिटली बात कर रही हूँ किसकी, रैम की, ठीक है। रोम की बात मैं क्यों नहीं कर रही हूँ इस वक्त, वो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्राइमरी को और सेकेंडरी को। तो मान लो कि आप काम कर रहे हो अपने एक्सेल पे, किस पे, एक्सेल पे। तो आपने क्या किया, एमएस एक्सेल खोल लिया और अब आप इस पे काम कर रहे हो। तो ये हो गई आपकी एक्सेल की शीट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपने कॉलम्स बना दिए। एक्सेल में क्या होता है, डेटा जो होता है वो रो और कॉलम्स की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये मेरा डेटा हो गया, ठीक है।
यहाँ पे कोई कॉलम है मान लीजिए नेम का, यहाँ कॉलम है रोल नंबर का, यहाँ कॉलम है साइंस के मार्क्स का, यहाँ मैथ्स के मार्क्स का, यहाँ इंग्लिश के मार्क्स का, और ये मेरा कॉलम है टोटल का। ठीक है, जनरली एग्जांपल है बस, कुछ नहीं है। अब होगा क्या, मान लो कि एक बच्चे का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब ये मेरी एक्सेल शीट है, मैंने इसे ओपन किया, मैं काम कर रही हूँ। तो आप रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझना। देखो, मान लो आपने करा होगा, अगर आपने एक्सेल यूज किया तो आपको पता होगा कि जब भी मैं एक्सेल में डेटा एंटर कराती हूँ तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ। क्या प्रेस करते हैं हम? कंट्रोल प्लस एस। और हम क्या कहते हैं कि अगर हमने अपने डेटा पे कंट्रोल प्लस एस कर दिया तो हमारा जो डेटा है वो परमानेंट सेव हो जाएगा। तो क्या मतलब है इन बातों का? पता तो है, पर इनका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जाम्पल लो, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक एंट्री करी ए स्टूडेंट की, मैंने कहा इसका रोल नंबर 1 है, इसके मार्क्स यहाँ पे 30 हैं, यहाँ 32 हैं, यहाँ 42 हैं। ठीक है, फिर मैंने एंट्री करी बी स्टूडेंट की, मैंने कहा इसका रोल नंबर 2 है, इसके 25 मार्क्स हैं, यहाँ पे 35 मार्क्स हैं, यहाँ 48 मार्क्स हैं। ठीक है, इन दो एंट्रीज को प्रेस करके, ठीक है, टोटल मैंने अभी नहीं किया, इन दोनों एंट्री को प्रेस करके यहां तक मैंने कंट्रोल प्लस एस सेव कर दिया था। समझ रहे हैं मेरी बात को? दो एंट्री करी, कंट्रोल एस मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं दूसरी एंट्री कर रही हूँ, दूसरी मतलब कि मैंने थर्ड एंट्री करी। थर्ड एंट्री करी मैंने सी की, इसके मार्क्स, इसका रोल नंबर 3 है, 48, 44, 50 या फिर 61, जो भी मार्क्स है रैंडमली। और अचानक से लाइट चली गई। क्या हो गया? लाइट चली गई। ठीक है, दो एंट्री मैंने करी थी, जहां तक मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया था, फिर अचानक लाइट चली गई। अब चली गई तो कुछ नहीं, वेट कर रहे हैं हम, लाइट आई, हमने अपना सिस्टम ऑन किया। होगा क्या? आप क्या देखोगे, लाइट जाने से पहले आपने अपने सिस्टम में 3 एंट्री करी थी, लेकिन लाइट आने के बाद आपके सिस्टम में जो आपको एंट्री मिलेंगी वो बस 2 मिलेंगी। ये जो सी वाली एंट्री है ये आपको नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? भाई मैंने तो 3 एंट्री करी थी, तो सी एंट्री मुझे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, और एक्सेल में किसी भी चीज पे, जिस वक्त जिस एप्लीकेशन पे या जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो, आप व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए हो, इस वक्त आप यूट्यूब खोल के बैठे हुए हो, या गेटवे एप्लीकेशन का ऐप खोल के बैठे हुए हो, या फिर आप मान लीजिए टेलीग्राम खोल के बैठे हैं, इंस्टाग्राम, एक्सेल, जो एप्लीकेशन आपने अपने सिस्टम में ओपन कर रखी है, उस वक्त वो एप्लीकेशन होती है आपकी रैम में। किसमें होती है? रैम में। और रैम क्या होता है? रैम एक मेमोरी होती है जो डेटा को, प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को, एप्लीकेशंस को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करती है। कैसे स्टोर करती है? टेम्पररी। तो जब मैंने एक्सेल खोल रखा था और मेरी जो तीनों एंट्री थी एबीसी, वो किसके अंदर थी? पहली एंट्री ए रैम के अंदर थी, दूसरी एंट्री बी रैम के अंदर थी, तीसरी एंट्री सी भी रैम के अंदर थी। जैसे ही लाइट गई, रैम का डेटा क्या हो जाता है? रैम का डेटा इरेज हो जाता है। तो रैम कब तक डेटा को स्टोर करता है? 2 कंडीशंस तक, जब तक आप उस डेटा पे काम कर रहे हो तब तक, और दूसरा जब तक आपके सिस्टम में पावर सप्लाई है। जैसे ही आपके सिस्टम से पावर सप्लाई गई, आपका कंप्यूटर बंद हुआ, रैम विल ऑटोमेटिकली शट डाउन एंड इरेज द डेटा। जब तक आप ये मानो कि रैम एक ऐसी चीज है कि ऐसे मान के चलो आपके घर में एक फैन लगा हुआ है और उस फैन का जो कनेक्शन है वो इन्वर्टर से नहीं है, तो वो फैन कब तक चलेगा? जब तक लाइट आ रही है वो फैन चलेगा, जैसे ही लाइट जाएगी वो फैन रुक जाएगा। ऐसे ही रैम है, जब तक पावर सप्लाई है तब तक रैम काम करेगा, जैसे ही पावर सप्लाई गई रैम खत्म, उसके अंदर जो डेटा था वो खत्म। तो 3 एंट्रीज किसके अंदर थी? रैम के अंदर। पावर सप्लाई गई, रैम के अंदर में से तीनों एंट्री खत्म हो गई। अब सवाल ये है यहाँ पे अगला कि अगर रैम के अंदर से तीनों एंट्री चली गई तो ऐसा कैसे हुआ कि 2 तो शो हो रहे थे, एक नहीं शो हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे रैम किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का। यहाँ मेरे पास एक और मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज है वो बड़ा होता है रैम से या प्राइमरी मेमोरी से, और रैम का जो साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ये क्या है, मेरी सेकेंडरी मेमोरी। जब आप अपनी डेटा को कंट्रोल एस से सेव कर चुके थे, तो ये मान लो कि यहाँ पे एक रैम है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक सेकेंडरी है। जब मैंने ए एंटर किया तो रैम में भी ए आया होगा, जब मैंने बी एंटर किया तो रैम में बी आया होगा, और ए और बी को एंटर करने के बाद जब मैंने कंट्रोल एस किया होगा, यानी कि डेटा को परमानेंट सेव किया होगा, तो ये ए और बी कहाँ गए होंगे, ये ए और बी सेकेंडरी में भी आ गए होंगे। ए का जो भी डेटा है और बी का जो भी डेटा है वो सेकेंडरी में भी चला गया होगा। लेकिन जब मैंने सी एंटर किया, सी, तो वो रैम में तो आ गया, लेकिन क्योंकि मैं सी पर कंट्रोल एस करती, कंट्रोल एस का मतलब होता है डेटा को परमानेंट सेव करती, इससे पहले मेरी जो लाइट है वो चली गई और यहां पर डेटा सी जो था वो सेव नहीं हो पाया। अब लाइट चली गई तो रैम तो वैनिश्ड हो गई, रैम का डेटा तो चला गया, क्योंकि लाइट नहीं गई तो रैम खत्म, पंखा बंद। इसलिए जब मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट का मतलब जब मैंने अपना सिस्टम रीस्टार्ट किया होगा तो मैंने ये फाइल सेव की होगी। मान लो मैंने इस फाइल को सेव किया है सैंपल के नाम से, तो सैंपल नाम से मैंने अपनी फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पे। अब डबल क्लिक करके जब मैं फाइल खोलूंगी तो रैम में कुछ नहीं है, वो जो फाइल मुझे ओपन होती हुई दिखाई देगी वो सेकेंडरी मेमोरी से लोड होके वापस किस में आएगी, रैम में, तब वो फाइल ओपन होगी। अब जब दोबारा इस पॉइंट को समझो, सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गई, मैंने रीस्टार्ट किया तो प्रॉपर हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या होगा जब आप उसे रीस्टार्ट करोगे, मान लो कि यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे फाइल दिखाई दे रही है, ये आपकी फाइल है जिसका नाम सैंपल है, और डॉट लगा के यहाँ पे एक्सेल का एक्सटेंशन होगा। आप डबल क्लिक कर रहे हो, माउस से इस फाइल को ओपन कर रहे हो, तो जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो क्या होगा, क्या कहा था मैंने, जैसे ही जिस भी चीज को मैं ओपन करती हूँ, जिस भी चीज पे काम करना मैं शुरू करती हूँ, तुरंत वो किसमें स्टोर होती है, रैम में। तो जब मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो ये जो फाइल है वो तुरंत किसमें लोड होगी या किसमें आ जाएगी, रैम में आएगी। कैसे, कहां पर स्टोर है ये फाइल, सेकेंडरी मेमोरी में। डबल क्लिक करोगे तो बैकएंड पे क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से ये फाइल उठेगी और रैम में आ जाएगी। अब सेकेंडरी मेमोरी में तो इसकी दो ही एंट्री है, ए और बी, तो वापस रैम में कितनी एंट्री हो गई, दो, ए और बी। अब ये फाइल रैम में आ गई है तो मेरी स्क्रीन पर ये फाइल मुझे ओपन होके दिखाई दे जाएगी। तो जब आप अपनी कोई सेव्ड फाइल ओपन करते हो तो होता क्या है, आप तो लगता है डबल क्लिक किया हमारी फाइल ओपन हो गई, लेकिन उस डबल क्लिक के पीछे वर्किंग क्या हो रही होती है, वो फाइल आपकी सेकेंडरी मेमोरी से लोड होकर के आपकी प्राइमरी मेमोरी में यानी कि रैम में आ रही होती है, और तब आपका जो डेटा सेकेंडरी में स्टोर होता है। बेसिकली यहाँ पे जो डेटा स्टोर है इसकी कॉपी उठती है, वो रैम में आती है। तो मुझे इसलिए दो ही एंट्री दिखी, ए और बी, क्योंकि सेकेंडरी में तीसरी एंट्री मैं सेव कर ही नहीं पाई थी, कंट्रोल एस से पहले ही लाइट चली गई थी। समझ गए, तो ये हमारे फीचर्स किसके, सेकेंडरी के और रैम के। और मैंने कहा था कि हम बात करेंगे प्राइमरी में, मेन किसकी, रैम की। अब हमने क्या पढ़ लिया कि रैम में डेटा कब तक है, जब तक उसमें पावर सप्लाई है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद कर दोगे रैम का डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। रैम की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जो रैम की प्रॉपर्टी है कि उसमें डेटा तब तक पावर सप्लाई रहती है, रैम की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। वॉलेटाइल प्रॉपर्टी आपको कई बार ये सुनने के लिए मिलता होगा, शायद आपने सुना भी होगा कि हमारी जो रैम होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्यों, वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि रैम में डेटा तब तक है जब तक पावर सप्लाई है। ठीक है, अब वो मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, पावर सप्लाई हो चाहे ना हो, जिस डेटा को आपने कंट्रोल एस से या सेव एस पे करके परमानेंट सेव कर दिया, वो सेव रहेगा। अब लाइट आओ लाइट जाओ कोई मतलब नहीं है। परमानेंट मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी, इसको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये क्या है, हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो पॉइंट क्लियर हुआ, नॉन वॉलेटाइल जो डेटा को परमानेंट स्टोर कर रही है,
वॉलेटाइल जो डेटा को तब तक स्टोर कर रही है जब तक पावर सप्लाई है, मतलब टेम्पररी डेटा स्टोर होता है इसमें। क्लियर है बात? अब चलते हैं अपने सेगमेंट पे। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी, अच्छा यहाँ पे एक बात और लिखी थी कि यहाँ पे स्टोर होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, मतलब यहाँ पर जो मेमोरी में डेटा है रैम में, जो सीपीयू डेटा लेता है, कौन लेता है? सीपीयू। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है फॉर्मूला किसका? टोटल का, मतलब कि टोटल का इन सबको प्लस करना है, जो भी इनके मार्क्स है, मान लीजिए 30, 32 को और 42 को मुझे क्या करना है, मुझे इन्हें प्लस भी तो करना है। और मैंने आपसे क्या कहा था, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो कौन करता है? वो सीपीयू करता है। तो जब मैं टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगी तो डेटा को प्लस कौन करेगा? प्लस करने की जो पावर है वो ना तो मेमोरी के पास है, रैम के पास है, ना प्राइमरी के पास है, ना सेकेंडरी के पास है, वो पावर किसके पास है? सीपीयू के पास। तो यहां से सीपीयू जो होता है वो डेटा को यहां से लेता है। सीपीयू का कनेक्शन कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से नहीं होता। मेमोरी हायरार्की पढ़ेंगे ना अभी, तो मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, क्यों सीपीयू का कनेक्शन सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में रैम से होता है, क्यों सीपीयू का कनेक्शन सेकेंडरी मेमोरी से नहीं होता। फिलहाल आप इस पॉइंट को याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली कनेक्ट है सीपीयू से, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है। प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब होता है काम करने की जो स्पीड है वो प्राइमरी मेमोरी की ज्यादा होती है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज एरिया है वो कम है। प्राइमरी मेमोरी का साइज सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर में कम होता है, छोटी होती है प्राइमरी मेमोरी और एक्सपेंसिव होती है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं आगे। अब आता है रैम। तो रैम के बारे में सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, आपको पढ़ लेते हैं एक बार। रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, बता दिया मैंने आपको। स्टोर करता है डेटा को, प्रोग्राम्स को व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। जब आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक आपके डेटा को रैम स्टोर करती है। वॉलेटाइल मेमोरी होती है, डिस्कस कर लिया। डेटा लॉस्ट हो जाएगा जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ होगी। यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग दोनों हो सकते हैं, मतलब कि जब कोई फाइल आप रैम में खोलते हो तो आप अपनी प्रीवियस फाइल को पढ़ भी सकते हो। मान लो कि मैंने जब सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके डेटा रैम में लोड किया था तो मैं पढ़ भी सकती हूँ, और कुछ न्यू मान लीजिए ए और बी तो पढ़ लिया मैंने, मुझे सी डी ई जोड़ना है तो मैं एडिशन भी कर सकती हूँ स्टूडेंट्स का या किसी भी चीज का। यहाँ पे सीपीयू को फास्ट एक्सेस मिलती है। ये कैसे मिलती है ये हम पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की में। अब क्या है रोम। अब रोम क्या है, तो रोम भी एक ऐसा टाइप है जो प्राइमरी के अंदर है। रोम किसके अंदर आता है? रोम प्राइमरी के अंदर आता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का काम क्या होता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है रोम में हम बेसिकली कुछ भी नहीं करते। हमारा जो काम है या तो वो रैम से पढ़ेगा या सेकेंडरी मेमोरी से पढ़ेगा या हम कैशे मेमोरी यूज करेंगे उससे पढ़ेगा। पढ़ेंगे हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। रोम क्या है? रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे डेटा रीड होता है, यानी कि आप डेटा को लिख नहीं सकते। अगर आप चेंज करना चाहो आपकी रोम में जो डेटा स्टोर है, अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। काम क्या है इसका? जब मैं अपना डेटा इसमें स्टोर ही नहीं करा सकती तो इसका काम क्या है? तो जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज हो गया, मैकबुक का अलग हो गया, वो आपका लोड होता है ना। आपके सिस्टम को स्टार्ट होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं तो आपका सिस्टम धीरे धीरे लोड होता है। तो जो सारी इंस्ट्रक्शंस आपके सिस्टम को स्टार्ट करती हैं, बायोस बोलते हैं बेसिकली हम उसे, बूटिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम। होता क्या है, रोम के अंदर कुछ ऐसा डेटा स्टोर है, मान लीजिए ये मेरी रोम है और रोम में ऐसा डेटा, ऐसी इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं जो तब एग्जीक्यूट होती हैं, तब चलती हैं जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो। आप स्टार्ट कर रहे हो तो सारे जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको देखा जाता है कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, मतलब एक पूरी प्रोसेस होती है आपके सिस्टम को स्टार्ट करने की। वो सारी प्रोसेस किसके अंदर लिखी हुई है? वो सारी प्रोसेस रोम के अंदर लिखी हुई है। तो जब सिस्टम स्टार्ट होगा तब कौन सी इंस्ट्रक्शंस, कौन सी जो लाइंस है वो एग्जीक्यूट होती हैं, रोम के अंदर लिखी गई लाइंस एग्जीक्यूट होती हैं और इनकी मदद से आपका जो सिस्टम होता है वो शुरू होता है।
ठीक है। तो रोम क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। अब परमानेंट क्यों है, क्योंकि इसमें तो वो इंस्ट्रक्शंस जो लिखी गई हैं वो तो पहले से ही लिख के आई हैं, जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हो पहले से लिखी आती हैं, तो परमानेंट होता है। रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, इसकी इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट कब है, जब हम कंप्यूटर को शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि रोम, देखो याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं, रैम और रोम। सिर्फ एक रैम ही ऐसा है जो वोलेटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल है और रोम भी नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि रोम का जो नेचर है वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट कर रही हैं, अगर यही हट जाएंगी तो सिस्टम खराब ही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा फिर तो। डेटा रिमेन सेफ इवन व्हेन पावर इज ऑफ, ओके। बूट करता है प्रोग्राम को, मतलब वही स्टार्ट करता है कंप्यूटर को। डेटा कैन ओनली बी रीड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, आप डेटा को रीड कर सकते हो, जनरली इसमें आप डेटा को राइट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा रोम। अगला आता है रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, तो रैम वोलेटाइल होती है, जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। रैम टेम्पररी स्टोरेज होता है, रोम परमानेंट स्टोरेज होता है। रैम में डेटा को मैं रीड भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ, यानी कि जो डेटा पहले से स्टोर है उसे पढ़ भी सकती हूँ, जैसे आप पीडीएफ फाइल्स पढ़ते हो, और अगर मैं पीपीटी बना रही हूँ तो मैं उस पर लिख भी सकती हूँ। रोम में हम सिर्फ रीड करते हैं ज्यादातर चीजों को। रैम में क्या है, डेटा जब पावर ऑफ होती है तो लॉस्ट हो जाता है, रोम का डेटा सेम रहता है चाहे पावर ऑफ हो चाहे पावर ऑन हो। तो ये कुछ डिफरेंस पॉइंट्स थे जो वैसे भी डिस्कस कर लिए और यहाँ पे आपको दिखा भी दिए। अगला आता है सेकेंडरी मेमोरी, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार कंटेंट देख लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज होता है डेटा का, प्रोग्राम्स का। इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, सीपीयू यहाँ से डायरेक्टली बात नहीं करता। आप ये समझो कि सीपीयू की जो बातचीत होती है वो रैम तक होती है, यहाँ पे नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा परमानेंटली स्टोरेज होगा, यहाँ पे लार्ज कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा होता है आपका जो स्टोरेज एरिया होता है सेकेंडरी का एज कंपेयर टू प्राइमरी। स्लोअर होती है प्राइमरी से, ये जो पॉइंट है ये अभी डिस्कस करेंगे बस मेमोरी हायरार्की में। एक्सपेंसिव कम होती है, प्राइमरी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी कम एक्सपेंसिव है। एग्जांपल बताइए आपको, हार्ड डिस्क हो गए, एसएसडीज हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी डीवीडी हो गई, ये सारी आपको पता है। कुछ इसमें से इंटरनल सेकेंडरी मेमोरी है और जो पेन ड्राइव सीडी डीवीडी है वो आपकी एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी है, पता होता है सबको इन सब चीजों का। अब डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो प्राइमरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, सेकेंडरी को सीपीयू एक्सेस डायरेक्ट नहीं करता। प्राइमरी फास्टर होती है, सेकेंडरी स्लोअर होती है। प्राइमरी का स्टोरेज एरिया ज्यादा नहीं है, कम है, सेकेंडरी का स्टोरेज एरिया ज्यादा है। ये थोड़ी महंगी होती है, वो महंगी नहीं होती है। ये मोस्टली टेम्पररी क्यों लिखा है, क्योंकि प्राइमरी में रोम तो टेम्पररी नहीं है, रैम टेम्पररी है, इसलिए मोस्टली टेम्पररी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तो परमानेंट होती है हमारी। आगे चलो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेमोरी आपको और क्लियर हो जाएगा, वैसे अभी तक भी क्लियर हुआ होगा, अगर एक दो पॉइंट आपके रह भी गए होंगे स्लोअर वाले, प्रोसेसिंग स्पीड वाले, टेक्निकल टर्म्स वाले, तो यहाँ पे वो पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल लो, टॉपिक का नाम है मेमोरी हायरार्की। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि मेरे पास कितनी तरह की मेमोरी है ना, मैंने कहा मेरे पास सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स भी हैं, मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी भी है, मेरे पास प्राइमरी मेमोरी भी है, मेरे पास प्राइमरी में भी रैम और रोम है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास इतनी सारी मेमोरी है ना। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हमारे पास एक या दो मेमोरी होती या एक ही मेमोरी होती, इतनी सारी मेमोरीज की मुझे क्या जरूरत है, पहला सवाल। तो इस सवाल को हम जवाब देंगे मेमोरी हायरार्की से। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दो सिचुएशंस हैं। मान लो, एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, मुझे वो स्टूडेंट ढूंढना है, मैं कॉलेज में हूँ, मैं एक बच्चे को ढूंढ रही हूँ और मुझे मालूम चला है कि या तो वो बच्चा क्लासरूम में प्रेजेंट होगा या फिर वो बच्चा ग्राउंड में प्रेजेंट होगा, और बहुत भीड़ हो रही है बच्चों की, बहुत, मान लीजिए कोई इवेंट चल रहा है कॉलेज में, बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है। अब उस एक बच्चे को ढूंढना कहाँ पे आसान होगा, अगर मैं उस एक बच्चे को क्लासरूम में ढूंढूं तो वहां पे आसान होगा, या मैं उस एक बच्चे को प्लेग्राउंड में ढूंढूं वहां पे आसान होगा। तो ऑब्वियसली उस एक स्टूडेंट को ढूंढना मेरे लिए क्लासरूम में आसान होगा। क्यों, क्योंकि जो क्लासरूम है ये मेरी क्लासरूम है जिसका साइज थोड़ा कम होगा, और ये मेरा प्लेग्राउंड है जिसका साइज बहुत ज्यादा होगा। तो
एक बच्चे को ढूंढना कहाँ आसान है? क्लासरूम के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लासरूम का जो साइज है वो कम है। अब हमारी मेमोरी में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, बहुत सारा काम हम अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे करते हैं, बहुत सारा सिस्टम है। अब मान लेते हैं कि मैंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस या बहुत सारा डेटा लिख दिया अपनी मेमोरी में। अब मेरा सीपीयू जो है वो क्या करता है? एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मान लो कि मैंने 1,00,000 इंस्ट्रक्शंस लिख रखी हैं। कितनी? 1,00,000। 1,00,000 में कुछ एडिशन की है, कुछ मल्टीप्लीकेशन की है, कुछ डिवीजन की है, व्हाटएवर, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सीपीयू एक वक्त पे एक को ही तो करेगा, सारी को तो एक साथ कर नहीं लेगा। सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस को ढूंढना कहाँ पे आसान है? अगर सीपीयू किसी एक इंस्ट्रक्शन को ढूंढ रहा है, मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन है, अगर आपको इंस्ट्रक्शन वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मान लीजिए कोई लाइन है, बहुत सारी लाइंस मैंने लिख दी हैं कोड में अपने कंप्यूटर पे। अब सीपीयू एक लाइन को ढूंढ रहा है, एक लाइन सीपीयू ढूंढता है, लाइन 1, या मान लीजिए लाइन 11 को ढूंढ रहा है। इसके लिए ढूंढना कहाँ पे आसान है? अगर एक बहुत बड़े एरिया में जहां पे 1,00,000 इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं वहां से सीपीयू को बोलूं कि आप अपनी 11 इंस्ट्रक्शन को ढूंढ लो, तो क्या ये सीपीयू के लिए आसान होगा? नहीं। वो ढूंढ तो लेगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर मैं एक ऐसी मेमोरी यूज करती हूं जिसका, मान लीजिए एक मेमोरी है जिसका स्टोरेज एरिया बहुत ज्यादा है, और मैं सीपीयू से कह रही हूँ बड़ी सी मेमोरी है, बहुत स्टोरेज एरिया है, बहुत डेटा पड़ा हुआ है, वहां से आप अपनी कोई एक इंस्ट्रक्शन को ढूंढो तो ढूंढ तो लेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा होगा तो ढूंढने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब भाई हमें तो कंप्यूटर इसलिए चाहिए कि हमारा जो टाइम है वो बचे। कंप्यूटर पे जनरली काम करने का पर्पस क्या होता है? कि टाइम बचना चाहिए, टाइम कम लगे। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या हो रही है? पुअर हो रही है। ठीक है, तो यानी कि कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं या मैं सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो सीपीयू को एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स कम हो, जिससे कि जितना कम एरिया होगा उतने ही कम इंस्ट्रक्शंस होंगे, उतना ही सीपीयू के लिए आसान होगा किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम को, डेटा को ढूंढना। तो कंप्यूटर का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि भाई आप जो मेमोरी बनाओ, उस मेमोरी का जो साइज है, जो मेमोरी का साइज है वो कम रखो। अगर आप साइज ज्यादा कर दोगे तो मैं कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वेल इनफ। अब आप अपना एग्जांपल लो। आप अगर कोई लैपटॉप खरीदते हो, फोन खरीदते हो, तो आप क्या देखते हो? मेमोरी कितनी है, स्टोरेज कितनी है। क्या कभी भी आप एक ऐसा लैपटॉप, मोबाइल फोन या डेस्कटॉप खरीदना चाहोगे जिसकी मेमोरी कम हो? आप नहीं चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो बहुत सारा डेटा स्टोर कराना होता है, तो आप क्यों चाहोगे कि ऐसा सिस्टम खरीदना? तो अगर मैं यूजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, यहाँ पे यूजर्स यानी कि हम लोग, क्योंकि हम ही लोग खरीदते हैं, तो अगर हम यहाँ पे, वेट अ मिनट, यस, अगर हम यूजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लें, यूजर्स को क्या चाहिए कि जो मेमोरी का साइज है, मेमोरी साइज वो ज्यादा होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात। यूजर्स कहते हैं मेमोरी साइज ज्यादा हो जिससे कि बहुत सारा डेटा स्टोर हो सके। सीपीयू कहता है कि अगर आपने एक ऐसी मेमोरी बना दी जिसका साइज ज्यादा है तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा अपना काम करने में, अपने डेटा को ढूंढने में। तो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया किसको? इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया मेमोरी हायरार्की को। मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या है कि हमारे पास अलग अलग टाइप की मेमोरी है। यूजर्स अपना ज्यादा से ज्यादा डेटा अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करा सके, इसके लिए हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। और कंप्यूटर को एक ऐसा एरिया दिया मेमोरी का जो एज कंपेयर टू सेकेंडरी थोड़ा छोटा है, जिससे वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर पाए। कंप्यूटर को वो सुविधा किसने दे दी? प्राइमरी मेमोरी ने। और यहाँ पे मेन किसने दे दी? हमारे रैम ने। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों कहा था कि जो सीपीयू है वो हमारा सेकेंडरी से बातचीत नहीं करता।
सीपीयू सेकेंडरी से डेटा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी का साइज इतना बड़ा है कि अगर सीपीयू उसके अंदर से डेटा को निकालने लग गया ढूंढ ढूंढ के तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए सीपीयू कभी भी सेकेंडरी से बात नहीं करता। रैम क्यों बनाई? क्योंकि रैम एक ऐसी एरिया है जो सेकेंडरी के कंपेयर में उसका एरिया क्या है, उसका एरिया कम है, तो कम एरिया है तो कम डेटा होगा, तो सीपीयू वहां से डेटा को लेता है क्योंकि उसको टाइम कम लगता है उससे। ठीक है, अब एक शब्द था प्रोसेसिंग स्पीड। तो जिस मेमोरी से सीपीयू जल्दी डेटा ले पा रहा है, जल्दी काम कर पा रहा है, उस मेमोरी की प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है, यानी कि रैम की ज्यादा है, और सेकेंडरी की जो स्पीड है वो कम है क्योंकि सेकेंडरी में सीपीयू जल्दी डेटा को नहीं ले पाएगा। समझ गए? ये पॉइंट्स क्लियर हुए? क्या लिखा है? मेमोरी हायरार्की होती क्या है? तो मेमोरी हायरार्की अरेंजमेंट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का। यहाँ पे आप अपनी कंप्यूटर की अलग अलग मेमोरी को अरेंज करते हो, किस किस के बेसिस पे? स्पीड के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे, स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पे, टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। देखो, जब आप रजिस्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? सीपीयू के अंदर। कैशे क्या होती है वो मैं डिस्कस करूंगी अभी आपके साथ। मेन मेमोरी और हमने सेकेंडरी मेमोरी। जब हम डाउनवर्ड आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, स्पीड का मतलब हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम होगी, क्योंकि आप सिंपल बताओ, रजिस्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू अपने अंदर से डेटा और जल्दी ढूंढ लेगा, और फिर अगर उसे अपने बाहर की मेमोरी में ढूंढना है तो उसके बाद हमारी कैशे आती है। कैशे क्या है मैं बताऊंगी अभी आपको। तो सबसे ज्यादा जो आसान है सीपीयू के लिए डेटा को ढूंढना, सबसे फास्ट ढूंढता है वो अपने रजिस्टर्स में, उसके बाद कैशे में, उसके बाद मेन में, उसके बाद सेकेंडरी में। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आऊंगी प्रोसेसिंग स्पीड मेरी कम होगी, सीपीयू को डेटा ढूंढने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब कॉस्ट भी हमारी कम होगी, सबसे महंगे रजिस्टर्स है, उसके बाद कैशे की कॉस्ट है, उससे कम मेन की, उससे कम सेकेंडरी की। तो कॉस्ट हमारी क्या होती है? कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपकी कॉस्ट कम होती है। डाउनवर्ड आओगे, ये एरो गलत लग गया है, ठीक है, कॉस्ट हमारी डाउनवर्ड होगी, कॉस्ट हमारी कम होती रहेगी। रजिस्टर सबसे महंगे हैं, उससे सस्ती कैश है, उससे सस्ती रैम, उससे सस्ती सेकेंडरी। ठीक है, साइज हमारा बढ़ता है। सबसे छोटा कौन है? रजिस्टर्स, क्योंकि वो सीपीयू के अंदर है। उससे बड़ा कैशे, बताऊंगी मैं कैशे क्या है, डरो मत। उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। तो ये हुआ हमारा मेमोरी हायरार्की। क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन लिख के आओ, ये पिरामिड बना के आओ, कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सबका डिस्कशन है। तो रजिस्टर्स क्या है? स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होती है, इमीडिएट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। मतलब कि रैम के अंदर से सीपीयू डेटा को उठा लेता है और उस डेटा में से भी जिसपे वो तुरंत काम करना चाहता है उसको रजिस्टर्स में स्टोर करा देता है। ठीक है, तो इमीडिएट डेटा। कैशे क्या है? इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अच्छे से। मेन मेमोरी क्या होती है? पढ़ लिया। प्राइमरी मेमोरी जो आपके करंटली रनिंग प्रोग्राम्स को, यानी कि जिन पे आप काम कर रहे होते हैं, उन्हें स्टोर करती है, फास्ट होती है और वॉलेटाइल होती है। क्योंकि यहाँ पे मेमोरी, मेन मेमोरी में किसकी बात करते हैं? मेनली हम रैम की, और रैम क्या है? रैम हमारी वॉलेटाइल है। ठीक है, फास्ट का मतलब यही है कि सीपीयू बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डेटा इसमें से ले पाता है। सेकेंडरी हमने पढ़ ली, परमानेंट स्टोरेज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर तो कर लेता है लेकिन स्लोअर होता है और नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा कैशे का, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, हमने रजिस्टर्स पढ़ लिए, तो मेमोरी में क्या क्या पढ़ा हमने? सीपीयू के अंदर क्या है? सीपीयू के अंदर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स के और रैम के बीच में, रैम मैंने पढ़ा दी आपको, सेकेंडरी मैंने पढ़ा दी आपको, रजिस्टर्स भी हमने पढ़ लिए। इन दोनों के बीच में एक मेमोरी होती है जिसका नाम क्या है? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है? कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसका साइज रैम से भी छोटा है। ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्सेस रैंडमली नहीं बनाए गए हैं, ये अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द मेमोरी बनाए गए हैं। सबसे छोटा साइज कैशे का है इन तीनों में, उससे बड़ा साइज रैम का है, और सबसे बड़ा साइज मेरी सेकेंडरी का है। तो कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के कंपेयर में तो इसका साइज कम है, और रजिस्टर्स के कंपेयर में इसका साइज ज्यादा है। ठीक है, अब क्योंकि कैशे मेमोरी का जो साइज है
वो रैम से भी छोटा है, तो आप मुझे बताओ इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इन दोनों में ज्यादा डेटा किस में आएगा, कैशे में आएगा या रैम में आएगा? ऑब्वियसली बात है, जिस कमरे का साइज छोटा होगा उस कमरे में लोग भी तो कम ही आएंगे, तो जब कैशे का साइज छोटा है तो डेटा भी तो उसमें कम ही आएगा। ठीक है, अब इसका साइज इससे भी छोटा है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सीपीयू को यदि कोई डेटा ढूंढना है तो कैशे मेमोरी से वो डेटा और ज्यादा फास्ट ढूंढ सकता है, क्योंकि वो और भी छोटी है। जो मेमोरी जितनी छोटी होगी सीपीयू उसमें से डेटा उतनी ही आसानी से ढूंढ पाएगा, यानी कि वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी। तो कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के बीच में है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड। रैम में क्या होता है, तो जिस डेटा पे आप काम कर रहे हो वो डेटा आपका रैम में है। मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम में क्या क्या खोल लिया, मैंने अपने सिस्टम में पावर पॉइंट खोल लिया, वर्ड खोल लिया, व्हाट्सएप खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, मेल खोल लिया, बहुत सारी चीजें मैंने अपने सिस्टम में खोल रखी हैं, तो वो सारी सिस्टम्स मेरी रैम में चले गए हैं। लेकिन जो मैं करंटली काम कर रही हूँ, सबसे ज्यादा मैं काम किस पे कर रही हूँ? अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने 5-6 सॉफ्टवेयर खोल लिए तो 5 से 6 पे आप एक साथ काम कर रहे हो, काम आप जनरली 2 या 3 पे कर रहे होते हो उस मीनवाइल टाइम में। तो मान लो कि पावर पॉइंट पे और यूट्यूब पे मैं सबसे ज्यादा काम कर रही हूँ, तो जो बहुत ज्यादा रैम में तो सब कुछ है, लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज्यादा मैं यूज कर रही हूँ वो मेरा कैशे में चला जाता है। तो इसमें तो मेरा पावर पॉइंट भी है, मेरा व्हाट्सएप भी है, मेरा यूट्यूब भी है, और मेरा गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन भी है, मेरा चैट जीपीटी भी, इसमें सब कुछ है। सबसे ज्यादा मैं काम किस पे कर रही हूँ? पावर पॉइंट पर, यूट्यूब पे। तो कैशे में कौन होगा? पावर पॉइंट होगा और यूट्यूब होगा। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट डेटा होता है वो कैशे में होता है। तो सीपीयू जब इससे ढूंढता है तो उसे टाइम और कम लगता है। क्लियर है बात कैशे मेमोरी के बारे में? इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कैशे मेमोरी का, जो आप पढ़ते हैं सीओए सब्जेक्ट में। सीओए क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, उसमें आप अच्छे से पढ़ते हैं इसको। फिलहाल के लिए इतना कॉन्सेप्ट बहुत है। अब मेमोरी हायरार्की की नीड क्या है? तो मेमोरी हायरार्की को यूज करते हैं हम प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू डेटा एट लो कॉस्ट। तो बेसिकली मेमोरी हायरार्की को हम क्यों यूज करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो फास्ट तरीके से, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा हमारा स्टोर होता है फास्टर मेमोरी में, और लेस फ्रीक्वेंटली जिस पर हम कम काम कर रहे होते हैं वो हमारा स्टोर होता है चीपर मेमोरी में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए, कुछ भी नहीं है बचा इसमें जो हमने क्लियर ना किया हो। आगे चलो, आगे आता है वर्किंग ऑफ सीपीयू। तो अब आपको समझ में आएगा सीपीयू की वर्किंग क्या है। तो फेच करना डेटा को, उसके बाद डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, आउटपुट को स्टोर करना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम समझते हैं इसको। सबसे पहले हम जो डेटा इनपुट कराते हैं वो हम कराते हैं इनपुट डिवाइस से। तो सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है आपके इनपुट डिवाइस का। किसका आता है? इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर इनपुट कराते हो अपने सिस्टम में। उसके बाद इनपुट कराया गया डेटा आपको कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है, और जनरली रैम में होता है। जब तक आप डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर देते वो डेटा आपका कहाँ रहता है? रैम में रहता है। तो ये मेरी रैम है जिसमें आपका डेटा क्या होगा? डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद किसका रोल आता है? इसके बाद आपका रोल आता है सीपीयू का। तो यहाँ पे जो रोल है वो आपके सीपीयू का आएगा। सीपीयू के अंदर भी आपके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका एएलयू, एक होता है आपका सीयू, और एक होता है आपका रजिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला जो पॉइंट है वर्किंग ऑफ सीपीयू में वो है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फेच करते हैं। फेच का मीनिंग क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को उठा करके मेमोरी से लेकर आना। तो फेच कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट है जो इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। फेच का सिंपल मतलब यही है कि आप मेमोरी में से अपनी इंस्ट्रक्शंस को उठाओगे और अपने पास लेकर आओगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है I1, एक इंस्ट्रक्शन I1 है, इसमें कुछ भी लिखा है, लेट अस सपोज कुछ भी लिखा है। सीयू क्या करेगा? इस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा और अपने पास लेकर आएगा। तो ये पहला काम कंप्लीट हुआ फेच का। उसके बाद क्या है? उसके बाद सेकंड स्टेप आता है डिकोड करना। तो मैंने आपको बताया था ना
कि जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है बाइनरी लैंग्वेज पे, 0 और 1 पे। इसका मतलब हमने तो यहाँ पे कोड लिखा होगा, या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी होगी, या मैंने कुछ भी, मतलब मैंने बेसिकली जो लिखा होगा वो मेरी अपनी लैंग्वेज में होगा। कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो जब कंट्रोल यूनिट मेरी लिखी गई बात को फेच करता है तो यहाँ पे वो उसे डिकोड करता है। डिकोड का मतलब वो मेरी इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करेगा, उसको डिकोड करेगा। किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में, 0 और 1 में। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि 2 + 3 मुझे करना है, तो वो इस बात को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिकोड करेगा। डिकोड भी कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो इंस्ट्रक्शन को फेच करना और उसे डिकोड करना, ये दोनों काम किसके हैं? कंट्रोल यूनिट के हैं। याद करो, वहां पे दिखाया भी था मैंने कि ये फेच करेगा और डिकोड करेगा। उसके बाद क्या करेगा? डिकोड कर लेने के बाद जो भी आपका डेटा होगा, डिकोड करने के बाद उसे मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो जो आपका डेटा होगा वो किस में स्टोर करा देगा? ये रजिस्टर्स में। मान लीजिए इसको 2 और 3 मिल गया कि 2 और 3 मेरा डेटा है, तो रजिस्टर्स में 2 और 3 स्टोर हो जाएगा, लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में होगा, क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शन अब कन्वर्ट हो चुकी है बाइनरी लैंग्वेज में। उसके बाद इससे क्या समझ में आया कि अरे इसमें तो प्लस करना है। डिकोड करने के बाद समझ में आया ना कि 2 और 3 डेटा है जो यहाँ स्टोर हो गया रजिस्टर्स में, और करना क्या है? इसमें एडिशन करना है। तो ये ALU के पास जाएगा, कौन? कंट्रोल यूनिट। और ALU में ना सर्किट्स लगे होते हैं, ऐड करने के लिए एडर लगा होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्टर लगा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो जब सीयू को ये दिखाई देगा कि यहाँ पे प्लस करना है, तो वो इसके अंदर लगाया हुआ जो एडर होगा उसे एक्टिव कर देगा। एक्टिव करने के बाद जो भी आपका काम होगा वो परफॉर्म हो जाएगा, और इन सारे ऑपरेशन को कंट्रोल भी कौन करेगा? मेरा सीयू करेगा। और फाइनली जब काम हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो फेच करता है, डिकोड करता है, और थर्ड स्टेज क्या है हमारी? एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब एडर को एक्टिवेट करना, 2 और 3 को ऐड कराना, और उसके बाद हमारी वर्किंग खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फेच किया, मेमोरी से लेकर आया, डिकोड किया, उसका मीनिंग समझा, एग्जीक्यूट किया, और आउटपुट को स्टोर किया। पहले रजिस्टर्स में स्टोर करेगा, तो जहां पे पहले डेटा स्टोर किया था अब वहां पे आउटपुट स्टोर करेगा। वो आउटपुट वापस से मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी के थ्रू फिर वो हमारी स्क्रीन पे आएगा और हमें दिखाई देगा। तो पहले इनपुट है, फिर मेमोरी है, फिर CPU है, फिर आपका मेमोरी है, एंड देन फिर दोबारा आपका आउटपुट है। ये आपकी वर्किंग होती है किसकी? आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की एक साथ। फेच का मतलब रिट्रीव करना इंस्ट्रक्शंस को रैम से, रिट्रीव मतलब कि लेकर के आना, डिकोड मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा फेच्ड इंस्ट्रक्शन को डिटरमाइन करने के लिए रिक्वायर्ड। इंटरप्रेट मतलब उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब परफॉर्म करेगा ऑपरेशन को यूजिंग द एप्रोप्रिएट हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज द ALU, यानी कि ALU की मदद से वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। स्टोर करेगा अपने इंस्ट्रक्शंस को बैक टू मेमोरी, तो पहले स्टोर कराएगा रजिस्टर्स में, और रजिस्टर से कहाँ जाएगा वो डेटा? जो हमारा आउटपुट होगा वापस मेमोरी में जाएगा, और मेमोरी में होता हुआ हमारे पास आएगा। तो हमने मेमोरी में दिया और मेमोरी से हमारे पास वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? बेसिक ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाए गए हैं कनेक्ट करके। इन सारे कंपोनेंट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले हमारा इनपुट आता है, इनपुट के बाद यहाँ हमारी मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट और CPU का कनेक्शन है, उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का जो हमने आपको बता दिया। कंट्रोल यूनिट, CPU, सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं। तो क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर में 4 कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, मेमोरी, CPU, आउटपुट। इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, बस आपको डायग्राम देखना है। उसके बाद ये इसमें सब लिखा गया है। तो इनपुट क्या है? एक्सेप्ट करता है डेटा इंस्ट्रक्शंस को यूजर से। उसके बाद CPU को देता है कीबोर्ड, माउस, एग्जाम्पल। मेमोरी यूनिट क्या होती है, CPU क्या होता है, और आउटपुट क्या होता है। तो ये बेटा वही सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करें बहुत डिटेल में आपके साथ। ये लास्ट में क्यों लगाया हुआ है तो मैं दिखाऊंगी। PYQs में एक क्वेश्चन आया हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर से, तो वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना होगा, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर्ड वे में लगा दिया। बाकी सब कुछ वही है जो आपको मैंने पढ़ाया अब तक, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है इसमें। अब आता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो
तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि क्या जनरेशन होती है कंप्यूटर की। तो बेसिकली हमारे पास ये 5 जनरेशन है। सबसे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स थे। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर्स थे, यहाँ पे इनके ईयर भी लिखे गए हैं। तो 1940 से 56 तक हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हैं। फिर उसके बाद 56 से 63 तक हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या है, मेरे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी हैं 64 से 71 तक। फिर मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर्स हैं 71 से अब तक, और अब हमारे पास एआई भी आ चुका है। तो ये हमारी जनरेशन्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या थे, वैक्यूम ट्यूब्स थे जो बहुत बड़े होते थे, बहुत स्लो होते थे, बहुत स्लो भी थे, बड़े भी थे और बहुत महंगे भी थे। फिर मेरे पास क्या आया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए जो थोड़े छोटे हो गए, इसके कंपेयर में फास्ट भी हो गए और थोड़ी रिलायबल भी हो गए। मतलब पहले से हमने कुछ इंप्रूव कर लिया इसमें। फिर हमारे पास क्या आ गए, आईसीज आ गए जो इससे भी बेटर थे, इससे भी फास्ट थे, छोटे थे और इससे भी ज्यादा एफिशिएंट थे। फिर हमारे पास फोर्थ जनरेशन में क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर्स आए जिससे हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, स्टोरेज बहुत ज्यादा हो गई और साइज बहुत छोटा हो गया। तो जनरेशन बाय जनरेशन हम अपनी चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए उसका साइज छोटा हो, स्टोरेज बहुत हो, स्पीड बहुत हो, सबको ऐसा ही काम चाहिए। अब हमारे पास एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई है, तो हमारा काम और एफिशिएंट हो गया है। तो ये हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर था, इसको आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट टॉपिक है ये, ठीक है। ये हो गया। आगे अब ये क्या है, ये हमारे पीवाईक्यूज हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं फटाफट से। लिस्ट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, बता दिया मैंने आपको। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और सीपीयू। चाहो तो एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, ये भी आपको पता है। एक्सप्लेन करो इनपुट को, आउटपुट को, सीपीयू को, मेमोरी को विद डायग्राम। यानी कि आपको इन सबको एक डायग्राम के समेत दिखाना है। मैंने आपको दिखा दिया ना लास्ट में बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, वहां पे आप इसे दिखा सकते हो कि कैसे मेरा इनपुट आउटपुट सीपीयू कनेक्ट है और कैसे काम करता है। काम कैसे करता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। आगे व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, बता दिया आपको। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये बता दिया। कंपेयर करो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब मैं सॉफ्टवेयर कंप्लीट करा दूंगी तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगी क्या होता है। फंक्शन क्या है आउटपुट यूनिट का, ये बता दिया। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम हमारी फास्टेस्ट होती है, उससे फास्टेस्ट हमारी कैशे है और उससे भी हमारे रजिस्टर्स फास्ट है। What do you mean by memory? मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हायरार्की बताओ इन टर्म्स ऑफ स्पीड, साइज और कॉस्ट। बता दिया मेमोरी हायरार्की आपको क्या है। उसके बाद वाई कंप्यूटर इज नॉन एज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, लिख दोगे आप बना के। डेटा को प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, सीपीयू लगा हुआ है इसमें, वो काम करता है। ब्लॉक डायग्राम बताओ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का, ईच कंपोनेंट को एक्सप्लेन करो, ये भी हो जाएगा। डिफरेंट जनरेशंस क्या है कंप्यूटर की, करा दिया। 4 डिफरेंस लिखो आप, किसमें, वोलेटाइल में, नॉन वोलेटाइल में, ये भी आपको करा दिया। कैशे मेमोरी क्या होती है, कैसे आप मिसमैच करते हो प्रोसेसर स्पीड का और मेन मेमोरी का। तो वही है कि हमारी जो मेन मेमोरी है और जो हमारा प्रोसेसर है उसकी जो स्पीड की मिसमैच होती है वो कैशे मेमोरी कैसे रिड्यूस करता है, तो उसका साइज और छोटा होता है, वो हमारे काम को और फास्ट बना देता है। सिंपल बात, एक्सप्लेन कर दिया सारे पॉइंट्स आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने कवर किया अपने एमसी फर्स्ट ईयर में अपने यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।